वेलकम बैक वंस अगेन। हम लोग विभवमापी पढ़ रहे हैं। सिद्धांत, रचना और एक अनुप्रयोग हो चुका है। उसमें हमने आपको सिखाया था कि दो सेल अगर हैं उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो। इसका एक और अनुप्रयोग हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो इस अनुप्रयोग का आप नाम डाल दें हेडिंग में। ये सेकेंड यूज है। किसी प्राथमिक सेल का, प्राइमरी सेल, किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इंग्लिश में कहे तो कहेंगे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो हम सिंबल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? स्मॉल आर। हम स्मॉल आर फाइंड करना चाहते हैं। अब थोड़ा डायग्राम पे बात कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से सुनिए। आपके पास इस डायग्राम में जो ए से लेकर के बी तक का पूरा तार है, यहां ए से और यहां बी तक का, ये पूरा तार कई बार ऐसे घूम करके बना है। ये विभवमापी का ओरिजिनल वाला तार है जो धातु का है, समान मोटाई का है। ये विभवमापी में लकड़ी के पटरे पे बंधा होता है, श्रेणी क्रम में है पूरा तार। 4 मीटर से लेकर 12 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो ये तो हो गया वो। ये मैंने आपको स्केल बना के दिखाया है। ये क्या दर्शा दिया मैंने आपको? स्केल, पटरी। पटरी मतलब समझते हो ना, पैमाना, मीटर, कुछ भी कह सकते हो। इसमें सेंटीमीटर अंकित है सब, 10, 20, 30, 40, 50, 60, पूरा 1 मीटर लंबा है। ठीक है, इससे हम डायरेक्ट रीडिंग पढ़ने का काम करेंगे। ए सिरे से हमने एक बैटरी B1 को जोड़ रखा है, उसके बाद स्विच लगा हुआ, इसके बाद धारा नियंत्रक RH लगा है। RH की सहायता से हम परिपथ में धारा के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है करंट कंट्रोलर। ठीक है, जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना वो यहां लगा। देखिए बिंदु ए से इसको जोड़ा, ध्यान से देखना इसका कनेक्शन। इस सेल का कनेक्शन कहां से लिया मैंने? बिंदु ए से। बिंदु ए से ये सेल लगा। देखो सेल को ऐसे हमने बाउंड्री से दिखाया हुआ है, ऐसे सेल का सिंबल ही होता है। पीछे जब चैप्टर शुरू किया था तो बताया था हम लोग कहीं परिपथ में सेल दिखाएंगे तो उसको 2 बैटरी बनाएंगे और छोटा सा ऐसे प्रतिरोध दिखा देंगे। ये जो स्मॉल आ रही है आंतरिक प्रतिरोध है, इसी का मान तुम्हें चाहिए यहाँ इस जगह पर। एक स्विच लगा दिया K2, जब मना तो बंद कर सकते हैं इसको। ये हमारा जो ये लगा इसको बोलते हैं ओम बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स। ये जो आपको ये दिखा रहा हूं मैं, ये बक्सा, इसका नाम क्या है? प्रतिरोध बॉक्स। क्या है? प्रतिरोध बॉक्स। या इसी को चूंकि ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है तो इसे ओम बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, लैब में आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें कई टेप लगे होते हैं, मैं फिर भी दिखा देता हूं आपको ओम बॉक्स कैसा होता है। जरा बात करते हैं कैसा होता है, इसकी जरा शक्ल दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स देख लो। बाय द वे लैब ना जाओ तो कम से कम रेजिस्टेंस बॉक्स तो जानो कैसा होता है। ये देखिए कई रेजिस्टेंस बॉक्स हैं, इनमें से कोई छोटा सिंपल। आप जब लैब में जाओगे तो ये सब देखने को मिलेंगे। ये उठा लें, थोड़ा छोटा है। देखो ऐसे एक बॉक्स दिया होगा आपके लैब में। जब आप लैब जाएंगे ना तो आपको ऐसे एक बॉक्स देखने को मिलेगा। देखिए ये यहां पर पेच लगे होते हैं। इस वाले में पेच नहीं है, मैं वापस लाता हूं उसको, पेच को। पेच वाला मतलब डिमरी जिस पे लगी हो। ये देखो, ये देखो, ये पेच लगे हैं, यहां पर मान भी लिखे होते हैं। देखना जरा गौर से, आप जरा ध्यान से देखो। ये जो सब प्लग लगे हैं, पूरे प्लग लगे हैं, इनमें से जिस जगह का प्लग आप उखाड़ लेंगे, मान लीजिए ये देखो, ये सब ओम में यहां वैल्यू भी लिखी नीचे, ये हमें ज्ञात प्रतिरोध होता है। ज्ञात मतलब इसका मान हमें पहले से पता हो जाता है। क्यों? जिस जगह का प्लग उठा, मान लो यहां 500 ओम लिखा है, कितना लिखा है? ये वाला प्लग उखाड़ लोगे बाहर तो परिपथ में कितना प्रतिरोध काम करेगा? 500 ओम। यानी जिस जगह का आप प्लग निकाल लेंगे बक्से से, उस जगह जो मान लिखा है वो उतना प्रतिरोध लगने लगेगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात प्रतिरोध इसीलिए तो कहते हैं कि हमें पहले से इसका मान ज्ञात है कि कितने ओम का हमने निकाला है। इसको हम लोग अक्सर कहीं भी कैपिटल आर, यानी अगर हमें बाह्य प्रतिरोध कहीं डालने की इच्छा होती है तो इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है? ओम बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, ओम बॉक्स इसलिए क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए। तो अब ये तो कहीं मिल जाए लैब में तो आसानी से पहचान जाओगे कि नहीं, बताओ?
प्रैक्टिकल लैब में ये होता है, बाद बाकी आपके दिखाया जाए तो बढ़िया, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं। तो ओम बॉक्स आप जान गए, यही बॉक्स वहां पर हमने यूज किया हुआ है। फिलहाल इन दोनों बॉक्स को हटा देते हैं हम। अरे यार बाहर आओ, वहां क्या कर रहे हो। इस बॉक्स को भी हटा देते हैं और किनारे रख देते हैं, जरूरत पड़ेगी तब उठाएंगे, अगर पड़ी तो, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं। आइए वापस बात करते हैं। तो मैं कह रहा था ये ओम बॉक्स लगा, यहां पर 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम के 2 होते हैं, ध्यान रखना। 2 वाला डबल डबल होता है, 2 ओम के 2, 20 ओम के 2, 200 ओम के 2, 2000 ओम के 2, जब भी जितना भी बड़ा बनाओ मतलब ऐसा होता है। खैर फिर वापस आते हैं। तो ये चीजें आप समझ ही गए हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं इतना समझने में, बताओ भैया लोग। ठीक है, ये तो आपको डायग्राम बनाना है, इसके बारे में 2-4 लाइन आप लिख भी सकते हो। तो जैसे मैं थोड़ा लिख देता हूं, फिर अनुप्रयोग पे आते हैं, मतलब पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो अब लिखेंगे विभव मापी के बिंदु ए से उस सेल का धन सिरा जोड़ देते हैं, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। माना कि प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है, ये हमने और मान लिया। अब सुनिए, इस सेल के साथ समांतर क्रम में हमने ओम बॉक्स लगा दिया है। इसी सेल के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स R ब्रैकेट में लिख देना, लगा देते हैं तथा कुंजी K2 का प्रयोग करते हैं। देखिए डायग्राम के हिसाब से सब बातें हो रही हैं। अब हम कहेंगे एक गैल्वेनोमीटर और जॉकी J इससे कनेक्ट हो जाएगी, और जॉकी जिस भी बिंदु पर शून्य विक्षेप देगा वहां हम उसको टच कराएंगे। देखो कई जगह इसको टच कराते हैं, कभी यहाँ टच कराएं, कभी यहाँ टच कराएं, बदल बदल के देखते हैं और उसमें विक्षेप देखते हैं। धारा मापी में हम ये देखते हैं, मान लो जैसे उदाहरण के लिए इसको भी समझ लो, प्रैक्टिकल जब आप करोगे, बाय द वे मौका मिले तुम्हें करने का है तो ये प्रैक्टिकल आपके कोर्स में, बट कराया जाए कि ना वो तुम्हारी स्कूल वालों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पहले आपने यहाँ टच किया तो धारा मापी की सुई इधर घूम गई, फिर तुम एक आध लाइन बढ़ा के यहाँ कहीं टच करा दो तो देखा हमने उधर घूम गई। एक बार इधर और एक बार उधर जहां टच करे, यानी शून्य विक्षेप उसके बीच में कहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे अदल बदल के धीरे धीरे बदल बदल के देख लो, किसी न किसी जगह कम विक्षेप होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, जीरो के आसपास जहां आएगा, जहां जीरो है वहीं टच करा दो। फाइनली उसकी रीडिंग स्केल से पढ़ के नोट कर लेना। एक सावधानी रखना, इस तार पर इसको खिसकाते नहीं है कभी। कुछ बच्चे क्या करते, जल्दी में बहुत रहते हैं, धरी चौकी और यहीं से खिसकाते चले गए तो इस तरफ मान लो विक्षेप आया था, जैसे जैसे खिसकाते जाएंगे तो सुई अपने आप ऐसे घूमती जाएगी। देखो यहां धर के खिसकाते 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 चले गए, और जहां पर शून्य विक्षेप आना, जब वहां पहुंचेंगे तो सुई अपने आप जीरो के सामने आ जाएगी। बस इसमें एक बार अटेम्प्ट करने से ही सॉल्व हो जाता है, मतलब जीरो विक्षेप आ जाता है। लेकिन ये किया नहीं जाता है। अब कहोगे काहे नहीं सर करेंगे, अगर सभी लोग खिसकाने लगे इसके ऊपर
तो ये तार घिस जाएगा जो इसमें लगा है। कई प्रैक्टिकल के बाद घिसने से क्या होगा, सब जगह बराबर नहीं घिसेगा, कहीं कम घिसेगा, कहीं ज्यादा घिस जाएगा। और ये तार समान मोटाई का हो तभी सही वैल्यू देता है, रीडिंग सही आती है। कहीं कम, कहीं मोटा, कहीं पतला हो जाएगा। बहुत लोग को हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आंखें फाड़ के देख रहे हैं, तार घिस जाएगा बता रहे हैं ऐसे खिसकाने से। तो तुमने एक सूत्र सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परे निशान। सुना कि नहीं सुना ये दोहा? अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है। ये आया कहां से हो बता दें। एक बालक था, उसका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था। अब जो सही से पढ़ते नहीं, सोचो जरा उनका स्कूल में स्वागत कैसे होता, सोच सकते हो। उनके टीचर खूब हौंक देते थे कस के, और घर से लेकिन स्कूल ना में तो घर वाले हौंक रहे थे। तो बच्चा करता क्या था, घर से तो निकलता था पूरा तैयार होके, और रास्ते में एक मंदिर पड़ता था शिवालय, वहां छुप जाता था और तब तक छुपा रहता था जब तक उसके साथी छुट्टी के बाद वापस नहीं आते थे। उनके साथ शामिल हो जाता था, फिर घर आ जाता था। घर वाले सोचते थे स्कूल गया, स्कूल वाले सोचते थे आया नहीं तो किसको मारे। वो ऐसे अपना उसका टाइम कटता रहा। धीरे धीरे मंदिर में छुपने की जगह वो पुजारी से बातें करने लगा, साफ सफाई करने, थोड़ा इसमें बिजी हो गया। इसकी प्रक्रिया ऐसे चलती रही कई दिन तक। एक दिन उसने कुएं से पानी खींच रहा था वो मंदिर सफाई के लिए। तो आपको, अब तो चूंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता, हो सकता आपको ना ज्ञान हो, कुएं के पास बड़ा सा पत्थर रखा रहता था आमतौर पे, उससे ही रस्सी होकर के गुजरती थी ऐसे। तो उस पत्थर में कई जगह घिसे हुए निशान बने थे, काफी गहरे गहरे। तो उस बालक को लगा पत्थर किसने काटा है, तो पूछा पुजारी जी से कि ये पुजारी जी पत्थर किसने काट दिया। तो पुजारी जी का ये जो रस्सी बार बार यहाँ से ऐसे खींचते हो तुम, इससे घिस गया पत्थर। तो लड़के ने कहा आप भी मजाक वो बढ़िया करते हो, रस्सी इतनी मुलायम कोमल और इतना मजबूत पत्थर कैसे घिस गया होगा। तब ये उन्होंने दोहा बोला, क्या, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। सिल माने पत्थर पर। भावार्थ ये कि चाहे मूर्ख व्यक्ति भी हो, प्रैक्टिस करता रहे तो उसको उस चीज की काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है। ये उस बालक को समझ में आ गई बात। अगले दिन से स्कूल जाने लगे कि कुछ दिन मार खाएंगे, कोशिश करेंगे तो आने लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूं, जब पत्थर घिस सकता रस्सी से, तो ये तो धातु का है और जौकी भी धातु की है, घिस जाएगी कि नहीं घिस जाएगी। तो ये सावधानी है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी सावधानी पूछी जाए प्रैक्टिकल में, तो ये एक सावधानी है कि कभी भी जौकी को तार पर खिसकाते नहीं है, उठा उठा के टच कराते हैं और उसकी सहायता से हम शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए यहां शून्य विक्षेप आ गया, ठीक है। तो अब इसके बारे में लिख देना है कि एक धारा मापी जी और एक जौकी जे जो शून्य विक्षेप देगी हमें, इसको जोड़ देते हैं। तो सेल के ऋण सिरे से धारा मापी जी व जौकी जे जुड़ी रहती है। ये तो थोड़ा चित्र के बारे में मैंने आपको लिखा दिया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 बार में इस प्रैक्टिकल को हम करेंगे। सबसे पहले इस स्विच को बंद रखा। क्या रखा? अभी K2 बंद है। बंद का मतलब समझते हो? K2 बंद का मतलब इसका स्थान थोड़ा बदल दीजिए, अच्छा नहीं लगे, यहां से दिक्कत होगी समझाने में। ये K2 ऊपर लगा दे रहे हैं। कहां लगा दे रहे हैं भाई? उसका एक लॉजिक है, भी बताऊंगा मैं। यहां लगाएं K2। अभी K2 को हमने बंद कर रखा। बंद मतलब होता है कनेक्शन नहीं दिया, ऑन नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऑन ना करें इसको, तो ये वाली भुजा काम करेगी क्या? बताओ। यहां से कनेक्शन काट दो तो क्या प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध काम करेगा परिपथ में? नहीं काम करेगा ना। तो केवल धारा किसकी वजह से गुजरेगी? सेल की वजह से। यानी सेल का केवल आंतरिक प्रतिरोध ही तो परिपथ में काम करेगा कि नहीं करेगा? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इतने हिस्से को हम दोबारा अलग समझा दें तो तुम शायद समझ पाओगे। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि देखो एक सेल लगा है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, यहां प्रतिरोध बॉक्स लगा है। सिर्फ उतने हिस्से को समझा रहे हैं, देखना जरा गौर से।
यहां से आगे का हिस्सा है। मैं ये कहूं कि अभी ये स्विच ऑफ है, क्या है भाई, ऑफ है, तो ऑफ है मतलब सर्किट से कनेक्ट नहीं है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो केवल जो प्रभाव होगा वो विद्युत वाहक ई का होगा और आंतरिक प्रतिरोध आर का होगा। इस समय हम अगर शून्य विक्षेप प्राप्त करें, वो मान लो L1 लंबाई पे आया, कहां आया, L1 लंबाई पे आया, वो वैल्यू तो नोट ही कर लोगे स्केल से देख के। तो हम अगर विभव प्रवणता वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो E बराबर KL होता कि नहीं होता है, तो K L1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। यानी जब ओम बॉक्स नहीं यूज किया सर्किट में, तब परिपथ में सीधा विद्युत वाहक बल काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, इसलिए समीकरण क्या बना, EKL1। बात को समझिएगा। और जब इसको ऑन कर दिया, देखो अब हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये प्रतिरोध भी तो इस पर लगने लगा। जब बाह्य प्रतिरोध काम करने लगता है, तब जो विभवांतर होता है, विद्युत वाहक बल होता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। उसको हम V से दर्शाते हैं, किससे, यानी अब परिपथ में जो वोल्टेज लग रहा है या काम कर रहा है, उसका नाम हम क्या लिखेंगे, V। क्या लिखेंगे, V। और इस समय शून्य विक्षेप किसी और जगह मिलेगा, क्योंकि प्रतिरोध बदल गया है ना, तो शून्य विक्षेप की वैल्यू बदल जाएगी। तो अब क्या बोलोगे, अब E के जगह क्या लिखा, V, और K L2। जरा यही मुद्दा समझना, यही चीज यहां पर हमें आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो मैं यही बोल रहा हूं कि देखो, जब परिपथ में केवल सेल जुड़ा है, ब्रैकेट में चाहे लिख दो, प्रतिरोध बॉक्स नहीं, क्या नहीं जुड़ा है, प्रतिरोध बॉक्स नहीं, तो शून्य विक्षेप की स्थिति L1 दूरी पर प्राप्त हुई। कहां प्राप्त हुई, L1 दूरी पर प्राप्त हुई। अतः पहला समीकरण हमारा E बराबर KL1 आ गया। यहां E लिखने का भाव समझ गए, क्योंकि कैपिटल R तो है नहीं, तो पूरा सेल का विद्युत वाहक बल ही अकेला काम कर रहा है। जब R भी शामिल हो जाता कैपिटल वाला, तो विद्युत वाहक बल के लिए उसको हम विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। पीछे पढ़ाया था टर्मिनल विभवांतर भी, उसको V से दर्शाते हैं। अब कहेंगे यदि परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से, प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से कैपिटल R ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए, तो शून्य विक्षेप L2 दूरी पर मिलेगा। अब समीकरण देखो, V बराबर हो गया क्या, KL2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। या पीछे समीकरण पढ़े हो तो भाई बदल देना नाम, उसमें कोई फर्क नहीं। अब इन दोनों को कुछ छूट रहा है क्या बच्चा लोग, कुछ मिस्टेक है, कहीं एरर है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही क्या, पूछ लो अगर कुछ डाउट हो। ऊपर क्या लिखा है ये कह रहे हो, अच्छा, जब परिपथ में केवल सेल जुड़ा, बोला होगा, लिखना भूल गए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। क्या जुड़ा हो, केवल सेल जुड़ा हो, ठीक है। अब सुनो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दो, समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तो जरा दोनों का भाग करोगे तो E बटे V मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। और उधर क्या मिलेगा, L1 अपान L2। ये एक समीकरण आया कि नहीं पहले बताओ। एक सूत्र हमने पीछे पढ़ाया है, आप लोगों को याद भले हो या ना भी हो, हम जानते हैं एक सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोध का, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपान V माइनस 1। याद करो, पीछे ये करा चुके हैं, ये पीछे शुरुआत में जहां हमने सेल के बारे में चर्चा कराई थी स्टार्टिंग लेक्चर में, वहां ये फॉर्मूला बनाया था
इस फॉर्मूले में E बटे V का मान यहां रख दो। अब देखो समीकरण 3 से समीकरण 4 में, तो समीकरण 3 और 4 से ये रख दो, तो R बराबर कैपिटल R E अपान V का मान देखो क्या रख दोगे, L1 अपान L2। अब सुनिए, यानी जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे तुम्हें स्मॉल r चाहिए, क्या चाहिए बताओ, स्मॉल r चाहिए, और कैपिटल R का मान तो तुम सीधे बॉक्स से देख के लिख पाओगे कि नहीं, 50 ओम लगाया कि 100 ओम लगाया, तुमने जो लगाया होगा वो वैल्यू वहां से नोट कर लोगे कैपिटल R। L1 और L2 सीधा रीडिंग पढ़ लोगे स्केल को देखकर, ये सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी, रख दो, सॉल्व कर दो, तो सेल का क्या निकल आएगा, आंतरिक प्रतिरोध निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा बताओ। बस यहां लास्ट में लिख लो, इसी सूत्र की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए अब एक और पॉइंट पर बात करेंगे कि जो विभव मापी है वो वोल्ट मीटर से ज्यादा सुपीरियर क्यों है, अच्छा क्यों, श्रेष्ठ क्यों है। तो इसका भी आप हेडिंग डालेंगे, विभव मापी की वोल्ट मीटर पर श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। भाई मैंने शुरू जब किया था तब बोला था कि भाई जब वोल्ट मीटर था हमारे पास वोल्टेज नापने के लिए डिवाइस, तो फिर पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्या पड़ गई। तो चूंकि वोल्ट मीटर से थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती थी, गलत रीडिंग आती थी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, मतलब कुछ अंतर आता था, उससे भी ज्यादा सत्य या कह सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है, पोटेंशियोमीटर। बट ये बात कह तो दी, समझाएं कैसे वो मैं आप चर्चा करता हूं। ध्यान देना, दो बातों से हम इसे सुपीरियर सिद्ध करेंगे। पहली बात, गौर से सुनना, वोल्ट मीटर आप लोगों ने देखा होगा घरों में, स्टेबलाइजर, मोटर, स्टार्टर, सब जगह घड़ी जैसा बना होता है, उसमें V लिखा होता, देख लेना जाके, उसमें एक पॉइंटर लगा होता, सुई वो ऐसे घूमती है, उसी की रीडिंग से देख कर हम जान देते हैं ये 220 पर गई या 100 पर गई या 150 पे गई। बोलो, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापने के लिए हमें विक्षेप पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, और विक्षेपित होने में ये थोड़ा बहुत खुद ऊर्जा खा जाती है और प्रतिरोध काम करता है। देखो थोड़ी बहुत खुद ऊर्जा खा जाती, थोड़ा विभव खा जाती, तभी तो विक्षेपित होगी, बिना ऊर्जा के बताओ विक्षेपित होगी क्या। तो जो एक्यूरेट वोल्टेज है उससे थोड़ा कम वोल्टेज नापती है, क्योंकि कुछ अपने में इस्तेमाल कर लेती है। जबकि विभव मापी जो अभी पढ़ाया, इसकी रीडिंग किस बिंदु पर लेते हो, शून्य विक्षेप। किसके लिए लेते हैं, जीरो, याद है, जीरो विक्षेप पर, यानी ना इधर हिली ना उधर हिली। जब ये हिली नहीं, रुकी रही एक जगह, इसका मतलब परिपथ में अनंत प्रतिरोध था। कैसा था, तभी तो धारा नहीं बही। धारा ना बहना मतलब क्या है, प्रतिरोध कितना है, अनंत। अनंत प्रतिरोध का जो वोल्ट मीटर होता है वो आदर्श वोल्ट मीटर होता है। कैसा होता है, आइडियल। यानी जो विभव मापी है वो अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, यानी सबसे अच्छी रीडिंग देता है। ये पहला फायदा है। इसको लिखिए, फिर हम दूसरे फायदे पे बात करेंगे। लिखो इसको, चलो पहले फर्स्ट फायदे की बात करते हैं। तो हम लिख रहे हैं, यहां पर लिखेंगे वोल्ट मीटर के विक्षेप द्वारा पाठ्यांक प्राप्त किया जाता है, जबकि विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति का प्रयोग करते हैं। अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है
प्रवाहित नहीं होती है। इस स्थिति में विभवमापी अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर, अनंत प्रतिरोध वाले आदर्श वोल्ट मीटर, ये सब लगा देना। आदर्श मतलब सबसे बढ़िया वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। आदर्श वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है और त्रुटि की न्यूनतम संभावना रहती है। ये फर्स्ट फायदा लिखो, फिर सेकंड बताते हैं। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं। देखो एक बात सुनो, जब शून्य विक्षेप पढ़ना है तो चूंकि जीरो पे ये पॉइंटर होगा तो इसमें पढ़ने के पहली बात तो त्रुटि नहीं होगी, आपको देखने में कोई गलती नहीं होती है। हमेशा रीडिंग पढ़ते हैं एकदम सामने से, कभी साइड से अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा गलती हो जाएगी। घड़ी को भी अगर इधर उधर से देखो तो टाइम देखने में थोड़ा मिस्टेक होती है। एकदम ठीक सामने से समांतर में देखो तो गलती कम होती है। तो पहली बात सुनिए, जो विभवमापी है वो शून्य विक्षेप पे प्रयोग होता है तो इसमें पढ़ने में गलती नहीं होती है। और जो वोल्ट मीटर वो किसी न किसी विक्षेप पे जाता है हिल करके, तो उसमें रीडिंग करने में, देखने में, रीड करने में एरर होती, पहली बात गलती। लेकिन हम मान लें कि सामने से पढ़ने में भी आपसे गलती हुई, तो ज्यादा से ज्यादा जो गलती होती ना 1 मिलीमीटर की होती। कितनी? 1 mm की। तो हम देखते हैं कि विभवमापी में जो गलती होने का चांस, वो कितना चांस है विभवमापी में। ठीक है, वोल्ट मीटर में तो गलती काफी तक हो जाती है। मैं यहां पर ये बात कहूंगा पहले तो कि वोल्ट मीटर में विक्षेप पढ़ने में सामान्यतः त्रुटि हो जाती है। थोड़ा बहुत गड़बड़ पढ़ लेता है आदमी, हो जाती है। जबकि विभवमापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ली जाती है। शून्य विक्षेप की स्थिति ली जाती है जिसमें त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। नहीं होती है। किंतु यदि अधिकतम 1 मिलीमीटर, किंतु अधिकतम 1 मिलीमीटर की त्रुटि हो सकती है। अगर मान लो 1 मीटर की त्रुटि हो भी गई तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जरा देखना। यदि सेल का विद्युत वाहक बल, जो हमने सेल इस्तेमाल किया ना, उसका विद्युत वाहक बल मान लिया हमने कितना है, 2 वोल्ट है, ध्यान देना। और तार की लंबाई, जो विभवमापी उसकी तार की लंबाई कितनी मान ले, विभवमापी के तार की लंबाई, विभवमापी के तार की लंबाई मान लो आप 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, सबसे छोटा ले लिया, चलो 4 मीटर है। हमने कहा था 4 मीटर से 12 मीटर तक होती है। मान लो 4 मीटर लंबाई तार है केवल, इससे ज्यादा ही तार बड़ा लेते हैं हम, 4 मान लेते हैं। तो देखिए जरा त्रुटि होने का चांस कितना है। तो विभव में त्रुटि देखते हैं कितनी त्रुटि आने का चांस है। देखो टोटल वोल्टेज कितना नापा तुमने,
2 वोल्ट। और तार कितना लिया तूने? 4 मीटर। चूंकि त्रुटि किसमें हो रही है? मिलीमीटर में। तो 4 मीटर को मिलीमीटर बदलो, क्या बनेगा बताओ? 4 मीटर में कितने मिलीमीटर होते पता है? 1000 होते हैं एक उसमें, तो 4000 हुआ जाके सीधा। अब जरा इसका भाग करना तुम, तो 3 पावर तो ये सीधे 1/2000 हुआ सीधा, तो 2 से भाग दो, 0.5 आया। देखो 1/2 को, और 3 पावर माइनस की चढ़ गई जाके कि नहीं? इनको दशमलव में कन्वर्ट करो अगर, तो देखो कितने डेसिमल खिसकेंगे। यानी चांस देखो कितने वोल्ट का है? 0.0005 वोल्ट। 2 के सामने बहुत कम महत्व की वैल्यू है। या यहीं से अंदाजा लगाते, 2 के सामने कौन सा भाग है? 4000वां भाग। त्रुटि किस हिस्से में हुई जाके? 4000वें भाग में। बात समझते हो? 4000 रुपए में गिनने में सपोज करो किसी ने 1 रुपए का घपला किया हो, तो क्या बहुत महत्वपूर्ण है ये घपला? 4000 में 1 रुपए, कोई खास महत्व नहीं। इस तरह से बहुत त्रुटि कम हुई कि नहीं, तो ज्यादा एक्यूरेट या शुद्ध माप आएगी कि नहीं आएगी? और फिर जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, देखो 4000 के 5000 मीटर होता है, 5 मीटर तार लेते तो और त्रुटि छोटी होती कि नहीं? 10 लेते और छोटी होती। जितना लंबा तार उतने त्रुटि की परसेंटेज कम, इसलिए ये ज्यादा सुपीरियर है। यह त्रुटि वोल्ट मीटर की तुलना में त्रुटि की तुलना में नगण्य है। कैसी है ये? नगण्य है। अतः विभवमापी वोल्ट मीटर से अधिक क्या है? सुपीरियर है। सुपीरियर को क्या बोला था? श्रेष्ठ। अधिक श्रेष्ठ है। नोट कर लीजिए भाई।